हम सभी बेहतर जीवन जीना चाहते हैं और जन्म लेते ही मानव जीवन इसी विषय के लिए संघर्षरत हो जाता है। सभी अपने अपने दृष्टिकोण से इसके आयाम तय करते हैं और अपने संस्कारों के आधार पर अलग अलग माध्यमों से इसे प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। बेहतर और सुखी जीवन एक बहुआयामी लक्ष्य है। किसी एक आधार पर इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। बहुत से कारक एक वर्ग के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वही कारक दूसरे वर्ग के लिए फिजूल हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों को छोड़कर हमारे बहुत से क्रियाकलाप हमारे लिए निर्णयों पर आधारित होते हैं। सही निर्णय सुखद परिणाम देते हैं, वहीं गलत निर्णय हमें दुख और पछतावा दे जाते हैं। हमारा सारा अच्छा बुरा हमारे निर्णय पर ही निर्भर करता है। एक सही निर्णय सफलता के सैकड़ों द्वार खोल देता है। सही निर्णय बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम होता है, अपितु ये ऐसी समस्या को उत्पन्न होने का अवसर ही प्रदान नहीं करता। सही निर्णय से हम समय बर्बादी, व्यर्थ कार्य, व्यसन, नशा, बीमारी, धार्मिक उन्माद, असामाजिकता, कर्ज, गरीबी, अवसाद, अपमान, लज्जा जैसे अनेक विपरीत परिस्थितियों को समाप्त कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि अवसर पर लिए गए उचित निर्णयों ने दुनिया बदल कर रख दी है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसने हाल ही में 1 साल पूरा कर लिया है। इस अभियान को कई चरणों में लॉन्च किया गया था। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया था। फिर 2022 की शुरुआत से कई दूसरे वर्ग भी इसमें शामिल कर लिए गए। आइए देखते हैं कैसा रहा इस महत्वपूर्ण अभियान का पहला बरस। कोविड के खिलाफ छिड़ी जंग में अब तक टीका ही सबसे कारगर अस्त्र साबित हुआ है। भारत में इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के मार्फत हुई थी। फिलहाल इस अभियान के तहत पिछले 1 साल से अब तक 157.2 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। 44 लाख से अधिक एहतियाती खुराक दी गई। 15 से 18 आयु वर्ग में 3.45 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया था। सरकार ने 1 मार्च 2021 से फिर दूसरा चरण शुरू किया था, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को टीका दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इस अभियान की सराहना कर कहा है कि इससे लोगों की जान तो बची ही है, साथ ही आजीविका की रक्षा भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीकाकरण के 1 साल पूरा होने पर कहा कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम असल में वैश्विक समुदाय के लिए एक आदर्श है। फिलहाल भारत ने स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की एहतियाती खुराक देना 10 जनवरी 2022 से शुरू कर दिया है। इस फहरिस्त में मतदान वाले 5 राज्यों में तैनात मतदान कर्मी और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। यहाँ देश आज कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और संकेत ये भी है कि तीसरी लहर समय के साथ साथ ढल भी रही है। सही जानकारी हासिल करने के लिए बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर आनंद रमन शर्मा पीवी से। आनंद रमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरीके से देखते हैं तीसरी वेव को और इसमें आयुर्वेदा कितना कारगर सिद्ध हो रहा है? तो अभी तो फिलहाल तीसरी वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस डिटेक्ट हो रहा है जी। एंड देश के डिफरेंट एरिया पे भी बहुत सारे केसेस डिटेक्ट हो रहा है। इसी टाइम पे ये थर्ड वेव में कोरोना जो आया है वो बहुत माइल्ड जैसा दिख रहा है। तो मेनली कोल्ड रहता है, रनिंग नोज रहता है, हल्का सा हेडेक होता है, 1 या 2 दिन के लिए फीवर होता है और थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा गले में थोड़ा इरिटेशंस होता है, ऐसा बलगम ज्यादा बन जाता है, ऐसा सिम्टम से ये हो जाता है।
एंड जनरली 4 to 5 days में ये कम हो जाता है। इसीलिए इस कंडीशन पे आयुर्वेद का बहुत सारे लाभदायक औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान पे रखना है, इसी टाइम पे ही परहेज थोड़ा देख लिया तो आपको इस कोरोना के बाद जो टायर्डनेस जो महसूस हो रहा है वो सभी कम हो सकता है। इसलिए ड्यूरिंग दी कंडीशन, इस कंडीशन के जब आप अफेक्टेड होता है उसी टाइम को आपको थोड़ा हल्का सा डाइट लेना है, वो लिक्विड एंड इजी टू डाइजेस्ट, जो हल्का सा लिक्विड ज्यादा है और पचने में जो आसानी होता है, ऐसा वाला डाइट लिया तो बहुत अच्छा होता है। अगर बात करें डॉक्टर साहब पंचकर्म की, क्योंकि इसी से आप जुड़े हुए हैं, माना जाता है 5 चिकित्साओं का ये मिश्रण होता है जिससे शरीर को शुद्ध किया जाता है। तो पूरी प्रक्रिया की क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोरोना संक्रमण को रोकने में भी क्या कारगर है। पंचकर्म बोले तो 5 प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर्स होता है, शरीर को शुद्धि करने वाला 5 प्रोसीजर्स होता है। उसी पे पहले का है वमन क्रिया बोलते हैं। सो औषधि दे के बॉडी को प्रिपेयर करने के बाद औषधि दे के वोमिटिंग कराना है, उल्टी कराना है, वो एक चिकित्सा पद्धति होता है। दूसरा तो है विरेचन। विरेचन में बॉडी प्रिपेयर करने के बाद औषधि दे के लूज मोशन के लिए दवा देते हैं, उसके बाद बॉडी क्लीन होता है। तीसरा है बस्ती बोलते हैं। बस्ती बोले तो एनिमा जैसा थेरेपी है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एनिमा रहते हैं। सो उस पे काढ़ा का एनिमा रहता है और तेल का भी एनिमा रहता है। सो ये 4 हो गए। और 5वां है नस्य चिकित्सा बोलते हैं, उससे हम नेसल मेडिकेशन, नाक से औषधि को इंस्टॉल करना, ये रेस्पिरेटरी डिसीज सभी प्रिवेंट करने के लिए और क्यूर करने के लिए भी नस्य का उपयोग होता है। नस्य में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन, तेल का यूज होता है, काढ़ा का यूज होता है और डिफरेंट फ्रेश हर्बल जूस का यूज होता है। ये सभी मिला के 5 प्रोसीजर्स को हम पंचकर्म बोलते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो बहुत आसानी से बता दिया, आपने पूरी प्रक्रिया समझा दी बहुत आसानी से, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पीड़ादायक होता है। क्या इसमें पीड़ा होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, किसी तरीके की जो है इरिटेशन उस तरीके से किसी भी मरीज को जो है झेलनी पड़ती है क्या, या फिर ये सहज प्रक्रिया है, उतनी मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल तो है पर वो बहुत पीड़ादायक नहीं होता है जी। पर थोड़ा टायर्डनेस जब ये सभी फील हो सकता है पंचकर्म का ये टोटल प्रक्रिया के बाद। पर पंचकर्म क्रिया के बाद, जो प्रोसीजर के बाद आप 2-3 दिन का परहेज भी हम बताते हैं, डाइट रिस्ट्रिक्शन हम बताते हैं। उसके बाद जो पर्सन वो पंचकर्मा क्रिया को अंडरगो किया है, ट्रीटमेंट लिया है, उसको 5 दिन के बाद उसको बहुत लाइटनेस फील हो सकता है, बहुत एनर्जी फील हो सकता है और बहुत इंथुसियाज्म, जो काम कर रहे हैं उस पे बहुत कंसंट्रेशन इंप्रूव होना, ये सभी उसको महसूस हो सकता है। जी जी। तो क्या माइंड मेकअप करवाया जाता है पहले? जिस व्यक्ति का पंचकर्म आप करते हैं उससे पहले उसको बताया जाता है कि इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें? यस, पंचकर्मा का पहला प्रक्रिया होता है उसको बॉडी प्रिपेयर करना है। डायरेक्टली हम एक पेशेंट को उल्टी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है या वमन नहीं कर सकता है, नहीं तो लूज मोशन के लिए दवा डायरेक्ट नहीं दे सकता है। इसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। वो प्रिपेयर करने में उसको हम डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए थोड़ा दवा देते हैं, चूर्ण नहीं तो काढ़ा, ये देके उसका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं। उसके बाद उसको घी पिलाते हैं, मेडिकेटेड घी पिलाते हैं। मेडिकेटेड घी बोले इसको हम स्नेहपान कहते हैं, स्नेहपान। अच्छा। मेडिकेटेड घी हम स्मॉल डोज से शुरू करके डेली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं उसका डाइजेशन के हिसाब से। डाइजेशन के हिसाब से एवरीडे डोज कैलकुलेट करता है एंड मैक्सिमम 7 दिन तक ये घी का ट्रीटमेंट रहता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये स्नेहपान का ये 7 दिन का ट्रीटमेंट रहता है, वो तो थोड़ा टायर्ड फील हो सकता है एंड इसके लिए पेशेंट को थोड़ा एजुकेट करना भी पड़ता है, पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर होना भी जरूरी है। उसके बाद हम 3 दिन का मसाज या 2 दिन का मसाज देके उल्टी, वमन नहीं तो लूज मोशन के लिए दवा विरेचन कराते हैं। अच्छा, अगर बात करें माना यह जाता है कि जो अशुद्ध खान पान और दिनचर्या की वजह से विष जो है शरीर में वो उत्पन्न होने लगता है, जिसे अम्ल कहा जाता है। ये अम्ल को जो है शरीर से निकालने की प्रक्रिया भी माना जाता है क्या? यस,
ये आम बोलते हैं, आम आम। आम शब्द से अच्छा। उसको कहलाता है। जो बॉडी में जो हमारा लाइफस्टाइल से होता है, नहीं तो क्लाइमेटिक चेंज से होता है, हमारा खान पान से सही तरह से खान पान नहीं हुआ तो सही तरह से पच नहीं जाने से ये आम शरीर में बन जाता है। आम शब्द एक वाइडर टर्म है, ब्रॉडर मीनिंग है उनके लिए। उसके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बता सकता है, फ्री रेडिकल बता सकता है, जो टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिट है उसको भी हम आम संज्ञा से समझ सकते जी हैं। जी। ये आम को शरीर से निकलने के लिए भी ये पंचकर्म प्रक्रिया से हो सकता है। एक अष्टांग हृदय आयुर्वेदिक एक प्रमुख टेक्स्ट माना गया है, अष्टांग हृदय बोल के। उसपे एक अच्छा सा सिमिली दिया है, उसपे उपमा दिया है। उसपे वो बोल रहे हैं एक अच्छा सा प्रेशियस स्टोन आप पानी में, अच्छा वेरी क्लियर पानी में 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए रखो। उसके बाद वो स्टोन निकाल के दिखा तो उसपे थोड़ा स्लाइमीनेस हमें फील जी हो जाएगा। उस पे कुछ डस्ट जमा हुआ होगा। उसको क्लीन करने के लिए उसको और कपड़े से रगड़ना पड़ता है। सिमिलरली हम स्वस्थ रहे, कुछ बीमारी नहीं है फिर भी स्वस्थ रहे, फिर भी हम हमारा लाइफस्टाइल के हिसाब से, नहीं तो हम जो खान पान कर रहे हैं उसके हिसाब से, नहीं तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारा बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा वेस्ट मटेरियल्स डिपॉजिट हो सकता है। जी। इसीलिए आयुर्वेद बोलता है सीजनल, ऋतु के अनुसार से हम शरीर को शुद्धि करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा करना पड़ता है। वसंत ऋतु में स्पेशली फरवरी मार्च इस महीने में वमन कराना अच्छा होता है हेल्थी इंडिविजुअल्स को। प्रमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंट द डिजीजेस, थोड़ा हेल्थी रहने के लिए वमन कराना अच्छा है। शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर उसी टाइम पे विरेचन कराना अच्छा बताया गया जी। है। और वर्षा ऋतु में रेनी सीजन पे, मानसून के सीजन पे बस्ती चिकित्सा करना रोगों को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्थी रहने के लिए अच्छा बताया गया है। तो माना जाए कि अगर आप अपना खान पान सही रखते हैं और दिनचर्या आपकी अच्छी रहती है तो आपका शरीर जो है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता लगातार बनी रहती है। तो इस तरीके के वायरस, जिस तरीके के वायरस आजकल परेशान कर रहे हैं, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, कोरोना के जो वायरस हैं, वो आपको कम परेशान कर सकते हैं या आप संक्रमित कम हो पाएंगे, क्या ये बात सही है? सही है। सो हमारा शरीर जो होता है वो हमारा आहार से ही होता है। जो अच्छा आहार लेता है, सही टाइम पे लेता है, सही टाइम पे सोता है, सही टाइम पे खाता है, उसी को हेल्थ और अच्छा हो सकता है। व्हेन देयर इज ए हेल्थी बॉडी इज देयर, हमारे जो हेल्थ बताया गया है, जो हेल्थी बॉडी होता है तो हमारा बॉडी में इम्यूनिटी भी इसके हिसाब से बढ़ रहा है। सो व्हेन देयर इज ए हेल्थी बॉडी रहता है तो रोगों का संक्रमित होना भी बहुत कम हो सकता है। जी जी। इसीलिए प्रॉपर टाइम पे आहार लेना, अच्छा आहार लेना, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फ्रेश फूड लेना है, और सही टाइम पे सोना है, और एक्सरसाइज रेगुलरली करना, ये सभी हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी आपने आम का जिक्र किया है, ये अशुद्ध जो तत्व है जो शरीर में बन जाता है, वो किसी वायरस की वजह से ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो जाती है क्या, या फिर वो जो तत्व है आम और ज़्यादा घातक बन जाता है क्या? कुछ ऐसी कोई रिसर्च, कोई रिपोर्ट? नहीं, ऐसा डायरेक्टली वायरस और आम के रिलेटेड रिसर्चेस नहीं हुआ है। जी फिर भी हम जो आम कंडीशन हम कुछ रोगावस्था में आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेशली व्हेन वायरल फीवर इज देयर, उसी में भी आम का अवस्था हो जाता है। सो इनिशियल ज्वर का, हम आयुर्वेद में फीवर को ज्वर बताया जाता है। जी। और ज्वर के टाइम पे, फीवर के टाइम पे इनिशियल स्टेजेस ऑफ द फीवर मेनली आम के जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा। इसीलिए उसी टाइम पे इनिशियल स्टेज में, ज्वर का इनिशियल स्टेज में आम को निकलने के लिए वमन एक ट्रीटमेंट भी बताया गया है। एक बार ये आम निकल गया तो ये वायरस का फर्दर एक्टिविटी कम भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा ट्रीटमेंट और उसके बहुत लाभ भी मिलता है। जी जी। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? इस पर्टिकुलर सीजन पे अभी ये जो कोरोना का
थर्ड वेव चल रहा है और ओमिक्रॉन और डेल्टा का आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है। एंड इस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि आपको हेल्थी रहना है, इसीलिए आप प्रॉपरली कुक्ड लाइट डाइट ले लीजिए, ज्यादा स्पाइसी तला भुना खाद फूड आर्टिकल्स अवॉइड कीजिए और स्पाइसी फूड थोड़ा कम लीजिए और प्रॉपर टाइम पे आहार लीजिए और गर्म पानी का इस्तेमाल कर दीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कर दीजिए। और आयुर्वेद का थोड़ा एडवाइसेस भी है, तो आयुष काढ़ा लेना है। और अनुतैल ऐसा एक पंचकर्म का एक एप्लीकेशन है, इस कंडीशन पे इस सीजन पे आप कर सकते हैं, क्योंकि अनुतैल एक तेल है, मेडिकेटेड ऑयल है, उसको थोड़ा नस्य बोलते हैं, नेसल मेडिकेशन करना इसको प्रिवेंट करने के लिए अच्छा होता है। नेसल मेडिकेशन में 2 बूंद ऑफ अनुतैला दोनों नाक में डालना है सुबह और शाम को। जब आप घर से बाहर जाते हैं 2 बूंद अनुतैल डाल के बाहर जाइए और तुरंत काम से वापस घर आते हैं तब और 2 बूंद अनुतैल डाल दीजिए। ये तो आपका नोस्ट्रल में एक ऑयल का एक कोटिंग बना देगा, इससे वायरस का एंट्री को वो प्रिवेंट कर सकता है। इसलिए अनुतैल का निरंतर उपयोग आपको प्रिवेंशन के लिए अच्छा होगा। जी, आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश भी डाला। जैसा डॉक्टर कह रहे थे कि खान पान शुद्ध रखना बेहतर है और साथ ही साथ समय पर सोना, समय पर उठना भी आपके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और साथ में आप दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें और अपने आप को और अपने आसपास और अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीनेट अवश्य करवाएं। और अब बात कर लेते हैं आईएनएस खुखरी की। नौसेना में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ आईएनएस खुखरी युद्धपोत विशाखापट्टनम से दीव पहुंच गया है। इसे 26 जनवरी को दीव प्रशासन को देने की प्रक्रिया की जाएगी। इसे देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते आपको भी दिखाते हैं आईएनएस खुखरी युद्धपोत की झलक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। बातचीत करने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से। कभी हम चंडीगढ़ की बात करते थे, कभी स्विट्जरलैंड की बात करते थे। आज उस खूबसूरती में इस नोएडा शहर ने अपनी नई पहचान बनाई है। हम जानेंगे कि इस सीट के लिए उन्होंने कितना काम किया है, कितना विकास किया है। पहचान रहे कौन आए हैं आपके बीच में आज? जब से इन्होंने यहाँ पे विजिट किया 60% से ज़्यादा काम हुआ है। एक अभिभावक के रूप में या सांसद के रूप में उनको बहुत नज़दीक से हमने देखा है। संसद में आपकी 89% उपस्थिति आई है। देखिए, मैं तो सोचता हूँ और ज़्यादा होनी चाहिए थी। डिमांड करता हूँ सांसद जी से, हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं है। एक जेवर में एक किसानों के लिए मंडी की सुविधा होनी चाहिए। और जो उन्होंने काम किए हैं मंत्री रहते हुए और अभी भी कर रहे हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं और उस डेट में कभी घर वापस नहीं आते। मैं अगर बोलूँ कि 10 में से कितना नंबर देंगे? अगर मैं यूँ कह दूँ कि मैं 10 में से 10 नंबर ले आऊँ तो मैं फेल्योर हूँ। ये मेरी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये भूख ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 19 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
19 जनवरी वर्ष 1597 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का निधन हुआ। वे मेवाड़ राज्य में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा रहे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी छोटी सी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने सिर झुकाया है तो सिर्फ अपने आराध्य एकलिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। 19 जनवरी वर्ष 1736 में जेम्स वाट का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। वे एक महान गणितज्ञ और इंजीनियर रहे। जेम्स के द्वारा भाप के इंजन के कार्यप्रणाली में किए गए सुधार ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उससे पहले संपूर्ण औद्योगिक व्यवस्था मूलतः पशु शक्ति और मानव की शारीरिक शक्ति पर ही आश्रित थी। जेम्स वाट ने ही पहली बार यह सिद्ध किया कि जल के वाष्प में अकूत शक्ति है और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा से बड़ी मशीनें चलाई जा सकती हैं। ऊर्जा शक्ति की इंटरनेशनल सिस्टम इकाई वाट उन्हीं के नाम पर है। आज के इतिहास के बाद बात कर लेते हैं एनडीआरएफ की। जब भी देश के किसी भी भाग में कोई आपदा आती है तो वहां तत्काल पहुंच जाती है एनडीआरएफ की टीम। ऐसे मौक़ों के लिए इस फोर्स के अफसरों को और जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। आज एलीट फोर्स का रेजिंग डे है, तो चलिए रूबरू होते हैं इसके कुछ खास पहलुओं से। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ भारत की वो स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो आपदा काल में तुरंत हरकत में आती है। 2000 के दशक में भारत को कई बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा था, जैसे 1999 में ओडिशा में भयंकर चक्रवात, 2001 में गुजरात में भूकंप, 2004 में सुनामी। इसी दौर से भारत में एक ऐसी ट्रेन्ड फोर्स की जरूरत महसूस होने लगी थी जो ऐसे खास मौकों पर तुरंत हरकत में आए और राहत कार्य शुरू कर जान माल की रक्षा कर सके। वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। ये फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। शुरुआत में इस फोर्स को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लगाया गया था, लेकिन 25 अक्टूबर 2007 को एनडीआरएफ को केवल आपदा से जुड़ी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने का फैसला सरकार ने लिया। एनडीआरएफ में 12 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन में 1149 जवान, बीएसएफ सीआरपीएफ की 3 बटालियन, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की 2-2 बटालियन, कुल 19 सर्च और रेस्क्यू टीम है। इसके साथ ही 45 इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल या पैरामेडिक्स और डॉग स्क्वाड भी शामिल हैं। एक प्रोफेशनल फोर्स के तौर पर एनडीआरएफ संकट और आपदा की स्थिति में अपना लोहा मनवाती रहती है। साथ ही स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम और बाल कुपोषण जागरूकता कार्यक्रम में भी इसकी भूमिका रहती है। एनडीआरएफ की फोर्स को जानने के बाद बात कर लेते हैं एक महिला बॉक्सर के फोर्स की। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिसपुर में एक कार्यक्रम में लवलीना को नियुक्ति पत्र सौंपा। जानते हैं लवलीना बोरगोहेन ने इस उपलब्धि तक का सफर आखिरकार कैसे तय किया। महिला सशक्तिकरण की एक और मिसाल हम सबके सामने आई है। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। खुद को भी थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है कि मैं देश का और भी नाम, देश के लिए काम कर सकती हूँ। और बॉक्सिंग तो है ही, बॉक्सिंग में मुझे अच्छा करना है और मैं और भी प्लेयर निकालने की कोशिश करूँगी। हमारे आसाम से भी, पुलिस से भी और प्लेयर जो अच्छा कर सकता है, हम सब मिल के और भी हमारे देश के नाम रोशन करने की कोशिश करें। लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बड़ा मुखिया गाँव की रहने वाली है। 23 वर्षीय लवलीना का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था।
लवलीना के पिता टिकेन बोरगोहेन एक बिजनेसमैन हैं और मां ममोनी हाउसवाइफ हैं। फरवरी 2018 में लवलीना ने इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर सबका ध्यान अपने खेल की ओर आकर्षित किया। इससे पहले नवंबर 2017 में वियतनाम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप और जून 2017 में अस्ताना में प्रेसिडेंट्स कप में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में लवलीना को अमेरिका की सैंडी रयान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस के साथ साथ मेडिटेशन तकनीक का सहारा भी लिया। इस बदलाव का उन्हें फायदा भी मिला और उन्होंने साल 2018 के अंत में और इसके बाद 2019 में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में लगातार 2 कांस्य पदक जीते। लवलीना जैसी देश की बेटियों को सैल्यूट है। अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कुछ देर बाद सुबह 9 बजे बजट स्पेशल, 10 बजे लोकतंत्र मेरी ताकत, दोपहर 3 बजे कोरोना अपडेट देखिए, शाम 5 बजे कोरोना संवाद, शाम 7 बजे मुद्दा आपका और शाम 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र राउंड अप, रात 8 बजे आज की खबर, रात 8:30 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया, 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। जी हां, गणतंत्र दिवस आने वाला है। इस साल 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर 75 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर होने वाले कार्यक्रमों में 17 जगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में फ्लाइंग करते हुए नजर आएंगे। 5 रफाल लड़ाकू विमान विनाश फॉर्मेशन में फ्लाइंग करेंगे। रफाल के अलावा वायुसेना का सुखोई और मिग-29 भी उड़ान भरता हुआ नजर आएगा। साथ में विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी राजपथ पर उड़ान भरेगा। वायुसेना के रफाल के अतिरिक्त नौसेना के मिग-29 और निगरानी विमान P-8I भी फ्लाई करेंगे। राजपथ पर एयरक्राफ्ट के साथ साथ Mi-17 V5, Mi-35 चिनूक, अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 भी फ्लाई करेगा। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक ज़रूरी बात, संसद टीवी अपील करता है कि मास्क पहनकर अपनी और अपनों की सुरक्षा करें। याद रखें, मास्क बोझ नहीं बल्कि अपनों की सुरक्षा के प्रति एक अहम जिम्मेदारी है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगाकर रखें और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ मुझे और हेलो इंडिया की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।